अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। शहबाज शरीफ साहब, आपने लंदन में 4 फ्लैट कैसे बनाए? मुझे पता चला आजकल बड़ी खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं नए लोगों से। छोड़ने परे आप इस्तीफा क्या देंगे? आप अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दें। 8 से 15 आदमी 31 दिसंबर से पहले आपको छोड़ जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और मुल्क की मुआशी तबाही के खिलाफ रेफरेंडम होगा। इमरान खान से गिला जरूर कर रहे हैं कि महंगाई हो गई है, इसको हमने इसी साल के अंदर कम करना। उन्होंने जो चैलेंज किया है ना, उनका चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जलसा जो है वो बहुत भरपूर होगा। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। खौफ बता रहा है कि अपोजिशन कामयाब हो। ये हमारा नुक्ता आगाज है और ये सबसे बड़ा जलसा होगा। इन्होंने तो हमें कंटेनर देने का वादा किया था कि आप जलसा करो, मैं आपको कंटेनर दूंगा। सियासी मैदान सज चुका है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद कल पंजाब से अपनी तहरीक का बाकायदा आगाज करेगा। गुजरांवाला में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को इंतजामिया की जानिब से स्टेडियम में जलसे की इजाजत मिलने के बाद देखना होगा कि इस तहरीक के आगाज को कितना पुरजोर बना सकती है अपोजिशन, क्योंकि 2 दिन बाद कराची में जलसा होने जा रहा है, फिर दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों का रुख किया जाएगा और अपोजिशन की तहरीक के दमखम का अंदाजा होगा कि अवाम भी क्या इस तहरीक का साथ देंगे या नहीं। इसीलिए अपोजिशन हुकूमत की कमजोर तरीन रग पर चोट लगाने की कोशिश कर रही है। माशी परफॉर्मेंस, महंगाई और बेरोजगारी के अवामी मसाइल को एजेंडा करार दे रही है, जिसके जवाब में हुकूमत की अब तक की हिकमत अमली करप्शन के बयानिया की तकरार है। रोजाना की बुनियाद पर नए केसेस सामने लाए जा रहे हैं, अपोजिशन के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक नया मुकदमा खोला, वो सामने लाए, मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद का दावा किया। दूसरी जानिब नैब चेयरमैन ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उन्हें जमानत हासिल है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या हुकूमत की हिकमत अमली दुरुस्त है इस वक्त या मजीद मसाइल हुकूमत के लिए पैदा करेगी, क्योंकि अवामी मसाइल के जवाब में अपोजिशन के खिलाफ इल्जामात हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कमजोर करने की बजाय मजीद उसे ताकतवर बनाएंगे। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आम अवाम ही नहीं, सरकारी मुलाजमीन का एक बड़ा तबका इस वक्त एहतजाज कर रहा है। 2 दिन से लेडी हेल्थ वर्कर्स की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद में धरना दिए बैठी है और हुकूमत से गिले शिकवे कर रही है। के पास आए हैं, इमरान खान साहब के पास आए हैं कि वो अपनी सूबाई गवर्नमेंट को बताएं कि हम वो खवातीन हैं जो मुल्क के कोने कोने में सेहत की सहूलियात दे रहे हैं। अगर हमें डिसोन करेंगे तो ये मुल्क के साथ ज्यादती और दुश्मनी होगी। आप किसके साथ पिट कर रहे हैं? ये है रियासत मदीना जहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख से प्यास से बिलक रहे हैं। आपको कोई शर्म हया नहीं है? ये आप खवातीन का तमाशा देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद नोटिस ले। अगर वो हमारे मसाइल हल करना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं हल करना चाहता तो भी हमें बताएं, क्योंकि हम आने वाली पोलियो मुहिम का बाइकाट कर देंगे। 26 अक्टूबर से पोलियो मुहिम की बाइकाट हो जाएगा। कि हमारी तनख्वाहें थोड़ी हैं, हमारा ये खर्चा नहीं पूरा हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। कभी किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा कि एक गरीब वर्कर वो किस तरीके से काम कर रही है। हम अपने बच्चों के साथ आगे बैठ गए और ये हमने रात इस आसमान के नीचे गुजारी है और हम इस रियासत मदीना में आए और वज़ीर आज़म इमरान खान से, हमारे अपने वज़ीर आज़म हैं, हम इनसे मुतालबा करें कि हमारे साथ क्यों इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि आपकी माएँ बहनें सड़कों पर बैठी हैं, जो आपके बच्चों को कतरे पिला रही हैं, जो आपके बच्चों को टीके लगा रही घर घर जाकर, तो उसके साथ अगर ऐसा सलूक किया जाए तो फिर हम इस रियासत मदीना में हमारी हैसियत क्या हो? आपने जहमत तक नहीं कि आप हमारे पास आए तक नहीं। ऐसे में अपोजिशन के हुकूमत को गिराने के दावे दुरुस्त साबित हों या ना हों, अवाम की एक बड़ी तादाद अपोजिशन की तहरीक का हिस्सा बनी तो हुकूमत के लिए यकीनन मुश्किलात बढ़ेंगी। अंजुमन ताजरान भी अपोजिशन की तहरीक का हिस्सा बनने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत और हुकूमती वज़रा बज़ाहिर पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अपोजिशन की तहरीक का मकसद सिर्फ NRO है। अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि हुकूमत करप्शन का बयानिया और हुकूमती मशीनरी दबाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी को भी एक चाल करार दिया। हुकूमत की जानिब से यह दावा भी किया जा रहा है कि अपोजिशन के कई अराकीन हुकूमत से राब्ते में हैं, जिसके जवाब में अपोजिशन का यह कहना है कि मामला बिल्कुल उलट है। हुकूमत के असल जो अराकीन हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपोजिशन जमातों से राब्ते में हैं। ये दावे पहले भी किए गए, ना तो हुकूमत का साथ किसी ने छोड़ा, ना ही अपोजिशन में बड़े पैमाने पर कोई टूट फूट हुई। क्या इस बार मामला मुख्तलिफ हो सकता है? बयानात और इल्जामात के शोर में किसका पलड़ा कल भारी होगा, ये आने वाले
दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन कल का जलसा इंतहाई अहम होगा। इस जलसे से नवाज शरीफ के खिताब करने की भी खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त इस बात से मशरूत है कि किसी सजायाफ्ता शख्स को तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद की शर्त भी आयद है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। क्या इन शराइत पर अमल होगा या कल हुकूमती इंतजामिया और अपोजिशन के दरमियान महाज आराई हो सकती है? बात करेंगे नून लीग के रहनुमा जो कि इस वक्त खुद भी गुजरांवाला में मौजूद हैं, जो कि इस पूरे जलसे को हैंडल भी कर रहे हैं, हेड भी कर रहे हैं इसके इंतजामात। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़ी बुखारी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच से भी इस पूरे एपिसोड पर सियासी सूरत हाल पर हम तजिया लेंगे। लाइव हमारे साथ समर अब्बास साहब मौजूद हैं। जी समर, क्या वहाँ पर नज़र क्या आ रहा है? और गिरफ्तारियाँ वगैरह जो हैं वो तो सुना है बंद हो चुकी हैं, लेकिन ग्राउंड में क्या हो रहा है इस वक्त? जादिल, बिल्कुल गिरफ्तारियों का सिलसिला रुक चुका है और इस वक्त मैं जिन्ना स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ कल अपोजिशन एक बड़ा स्टेज सजाने जा रही है और यहाँ पर इंतजामात जो है वो तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। पीछे आप देख रहे हैं गुजरांवाला में एक रवायती जो जोश व खरोश यहाँ पे आप देखते हैं, लोगों के अंदर ढोल की थाप पे भंगड़े डाले जा रहे हैं और यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगा दी गई है स्टेडियम के अंदर। इसके अलावा डीजे भट्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो तहरीक इंसाफ के जलसों में कारकुनान के जोश को गरमाते रहे, वो बिल्कुल PDM के जलसे में भी कारकुनान के जोश को गरमाएंगे। यहाँ पे उनके इंतजाम पूरे हैं। सामने मैं आपको दिखाऊं स्टेज जरा, तो ये स्टेज है सामने जो लगाया गया है, बना दिया गया है। 12 फुट ऊंचा ये स्टेज है आदिल, और इस पर कुछ मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी मौजूद हैं और इसके पीछे स्क्रीन लग रही है जहाँ पे मियां नवाज शरीफ का वीडियो खिताब, जिस पर वीडियो टेलीकास्ट किया जाएगा। तकरीबन 50,000 के करीब लोगों की कैपेसिटी इस स्टेडियम के अंदर मौजूद है। 20,000 के करीब लोग बाहर स्टैंड्स के अंदर बैठ सकेंगे और इसके अलावा 30,000 के करीब 25 से 30,000 के करीब लोग जो हैं वो ग्राउंड के अंदर बैठ सकेंगे। हाँ, ये कहा जा रहा है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा और 3-3 फुट के फासले पर कुर्सियां लगाई जाएंगी जो जलसे के शुरा हैं उनके बैठने के लिए। और इंतजाम जो है वो तकरीबन आज रात ही स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार करके उनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अच्छा समर, ये बताइएगा कि वहां ग्राउंड पर इस वक्त आपको क्या लग रहा है? यहाँ PTI ने तो खुला चैलेंज दे दिया है कि जनाब शिबली फराज साहब ने कहा कि अगर आप ग्राउंड भर दें तो मैं रिजाइन दे दूंगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, लोगों का रिस्पांस वहां पर क्या है? गुजरांवाला के लोग क्या कह रहे हैं? और जाहिर बात है आप लाला मूसा से भी होके आए हैं, वहां से बिलावल, ये रहनुमा कौन कौन से रूट इख्तियार करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये जलसा वाकई कामयाब हो पाएगा जिस तरह से अपोजिशन चाह रही है? देखिए आदिल, जिस तरह के यहाँ पे मैं जोशो खरोश देख रहा हूँ तो ये ग्राउंड तो भर जाएगा, तो शिबली फराज साहब को कल कहीं इस्तीफा देना ही ना पड़ जाए, चूँकि एक बड़ा काफिला लेके मरियम नवाज रवाना होगी लाहौर से गुजरांवाला के लिए 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। वो शाम 6 तक यहाँ उनका प्लान है, उन्होंने पहुँचना है, यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तेमाल करना है जो लाला मूसा से काफिले की सूरत में गुजरांवाला पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, वो भी लाहौर से काफिले की सूरत में गुजरांवाला रवाना होंगे। और मरियम नवाज का प्लान ये है कि वो सबसे पहले यहाँ पहुँचकर शाम में जो भी कायदीन PDM के मरकज़ी यहाँ पर पहुँचेंगे उनका वो खुद इस्तकबाल करें। और प्लान ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले शायद मियां नवाज शरीफ का खिताब जो है वो नशर किया जाए तकरीबन मगरिब के बाद, और उसके बाद फिर ये दीगर कायदीन के खिताबों के हर पार्टी से एक लीडर खिताब करेगा और रात के 11 बजे तक तकरीबन ये जलसा जा सकता है। भर जाएगा चूँकि गुजरांवाला नून लीग का गढ़ है, सिर्फ गुजरांवाला के अवाम ही इस स्टेडियम को भर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अपोजिशन का जलसा है, 11 जमातों का जलसा है, तो ये ग्राउंड भरना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा अपोजिशन के लिए। ठीक, समर अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, समर से आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि गुजरांवाला 2018 के इंतखाबात में गुजरांवाला नून लीग ने जो है गुजरांवाला मुकम्मल तौर पर स्वीप किया था, और जितने भी इनके स्पेशली नेशनल असम्बली के हल्के हैं तो 40 से 50 हज़ार की लीड से इनके उम्मीदवार जीते थे। तो नून लीग का वो एक गढ़ भी है, लेकिन जिस तरह समर बता रहे थे कि कोई मुश्किल काम नहीं होगा ग्राउंड को भरना,
तो जाहिर बात है अब शिबली फराज साहब को कल गौर करना पड़ेगा अपने इस जलसे के बाद कि वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। नाज़रीन, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ गुजरावाला से मौजूद हैं और PDM का ये जो पहला जलसा है, पहला मार्का है, तमाम इंतजामात उनके सर पर हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से वो काफ़ी प्रोएक्टिव भी हमें नजर आए। खुर्रम दस्तगीर साहब, यहाँ से तो आपको चैलेंज ये दिया गया है कि अगर गुजरावाला का ग्राउंड आपने भर लिया तो शिबली फराज साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। यही जवाब आपसे चाहूँगा, लेकिन पहले ये बताइए कि गिरफ्तारियाँ जलसे की इजाज़त भी आपको मिल गई और आपके कारकुनान को भी छोड़ दिया गया, तो अब तो सब कुछ ठीक है ना? अब तो आप खुला चैलेंज कबूल कर लें, ओपन ग्राउंड है आपके लिए कल। जी, और इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह ने जो करम किया है, ये जमहूर के दरिया झूम के उठे थे, वो तिनकों से टाले नहीं गए। उन्होंने गिरफ्तारियां की, हमारे कॉर्नर मीटिंग्स उल्टाई, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, हरासा किया, कंटेनर लगा के हमें रास्ते रोकने की धमकियां दी। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर जगह ना दी गई और ये सैलाब जो है वो मुनज़्ज़म होने की बजाय GT रोड पर फैल गया, तो बहुत बड़ा इशू बनेगा। सिक्योरिटी का भी, बदनज़मी का भी ऑफ कोर्स उसमें रहता है कि जब कोई मुनज़्ज़म जगह ना हो। तो बिलाखिर आज सुबह 5 बजे आदिल साहब हमें ये इजाजत दी गई कि हम जिना स्टेडियम में जलसा कर लें, जो कि बहुत ही कलील वक्त है, लेकिन हम पूरी तनदही से उसके इंतजामात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि गुजरावाला की तारीख और गालिबन पाकिस्तान के में होने वाले चंद बड़े जलसों में इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर का जलसा एक लैंडमार्क साबित होगा। मतलब अल्फाज़े दीगर आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं तारीखी जलसा होगा, इसका मतलब स्टेडियम तो खचाखच आपको फिर भरवाना होगा और इस अदरवाइज इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि शिबली फराज साहब को अब रिजाइन देना पड़ेगा बतौर वजीर इत्तलात? नहीं, शिबली मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका इस्तीफा नहीं चाहता। इस्तीफा एक ही चाहिए जो इमरान खान साहब का है, और वो फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील करें और अवाम को ये मौका दें कि वो अपनी मर्जी से एक साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात में अपनी हुकूमत का इंतखाब करें। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, जो कुछ मेरा ख्याल है 23-24 पॉइंट्स इंतजामिया के साथ कोई आपने कोई डिक्लेरेशन, कोई एग्रीमेंट वगैरह पेपर पे किए हैं और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये भी है कि कोई सजायाफ्ता शख्स जो है वो तकरीर नहीं करेगा। तो इसका मतलब मियाँ साहब की, पहले तो ये कि आप कंफर्म करें ये पॉइंट शामिल है या नहीं। अगर शामिल है तो मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर कैसे तकरीर करेंगे वहाँ पे? जी, मैं इसको दोबारा देख लेता हूं, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक ये एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता। और दूसरा ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ सजा याफ्ता नहीं है, इंतकाम याफ्ता है, और इसी इंतकाम का एक रद्द अमल है जो ये जलसा होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह उनकी तकरीर भी होगी, दूसरे कायदीन भी 11 पार्टियों के मौजूद होंगे, उनकी भी तकारीर होंगी। हम पुरअमन तरीके से अवाम की सेहत और कोरोना का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, अब क्या पाया, प्लान क्या है कि मरियम नवाज साहिबा अपने जुलूस के साथ लाहौर से आएंगी? क्या मौलाना साहब उन्हीं के साथ शामिल होंगे? और बिलावल भुट्टो तो सुना है कि वो लाला मूसा से अपने जुलूस के साथ पहुंचेंगे जलसा का। जी, अभी फिलहाल अब तक तो यही मनसूबाबंदी है, लेकिन आज रात देर तक इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। लेकिन अभी तक तो यही कंफर्मेशन है कि मरियम बीबी लाहौर से चलेंगी और फिर किसी वक्त मौलाना भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे नमाज जुमा के बाद। और बिलावल साहब जो हैं वो लाला मूसा से वो अपने काफिले की जो क़यादत करेंगे, लेकिन उस जो काफिला होगा, सारे काफिले जो आसपास के अजला से आ रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन से, गुजरात से, वो सब इसमें शामिल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, इसके बिल्कुल एक दिन के बाद 18 को, सिर्फ 17 का दिन, 18 को कराची में जलसा होना है, तो क्या PDM की पूरी लीडरशिप यहीं से फिर कराची चली जाएगी? उसके लिए क्या लाए अमल तय किया गया है PDM के सरबराहान? जी, इंशाल्लाह कल रात को ही PDM की जो लीडरशिप है और दूसरे मामलात जो सब स्टाफ वगैरह है वो मूव करना शुरू कर देगा। और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये एक सिंबॉलिकली भी बड़ा अहम होगा कि बैक वक्त
एक एक दिन के बाद मुल्क के दो कोनों में, गुजरांवाला और कराची का बहुत ज्यादा फासला है, हजारों किलोमीटर का, इंशाल्लाह बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। और ये सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आइन की अमलदारी के पीछे खुद खड़े हो गए हैं और आइन को एक जिंदा दस्तावेज बनाने की जद्दोजहद कल से शुरू हो जाएगी। खुर्रम दस्तगीर साहब, कल रात तक बल्कि आज दोपहर तक भी काफ़ी सारे गिले शिकवे और एहतजाज के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, वीडियोस वगैरह सामने आई, जिसमें आपके कारकुनान को, पीपल्स पार्टी के कारकुनान को अरेस्ट किया गया, कॉर्नर मीटिंग्स की भी बाकायदा वीडियोस सामने आई, बैनर्स वगैरह उतारे गए। अब क्या वो सिलसिला रुक चुका है? जी, ये सिलसिला रुका नहीं है, लेकिन शहर के अंदर अब इंतजामिया जो है वो कुछ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। लेकिन गुजरांवाला के जो जिला के जो देहाती इलाके हैं वहां अभी भी उसी तरह अरेस्ट हो रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, बैनर फाड़े जा रहे हैं। और जितने भी ये जिले हैं आसपास के, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, वहां है कि उधर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को, यूसी चेयरमैनों को, वो सब लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रास रूट्स पे, उन सबको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, बैनर भी फाड़े जा रहे हैं और पुलिस गर्दी भी जारी है कि पुलिस की गाड़ियां जाके खड़ी कर देते हैं ताकि अवाम को दहशतज़दा किया जा सके। खुर्रम साहब, एक बड़ा अहम सवाल कि कोरोना को लेकर काफ़ी खदशात का इजहार गवर्नमेंट की जानिब से भी किया जा रहा है कि SOPs का मुकम्मल ख्याल शायद ना रखा जाए इन जलसों में, और उससे कोरोना अगर 2-3 लोग भी ऐसे आ गए जिनको सिम्टम्स हुए या जिनको हुआ कोरोना, तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। तो बतौर आप चूँकि जलसा मुनक़िद आप लोग ही करवा रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या SOPs का क्या इंतज़ाम किया गया है, मास्क वगैरह? जी, हमने खुद इस पे एग्री किया है कि हम एक तो सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट्स के, जिनके ऊपर सैनिटाइजर, लिक्विड सैनिटाइजर जो है वो स्प्रे होता है, वो गेट्स हम प्रोवाइड करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है, इस पर बड़ी मेहनत हो रही है कि हर पाकिस्तान का शहरी जो कल इस जमहूरी अमल में हिस्सा हो, उसको स्टेडियम में दाखिले के वक्त एक मास्क भी दिया जाए, जो कि इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। कुर्सियों का भी एक जो फासला NCOC ने रिकमेंड किया है, कम से कम 3 फुट पर हो, वो कम से कम 3 फुट दूर हर कुर्सी लगाई जाएगी, ताकि जितनी हमारी कोशिश है, और हम उन अवाम से अपील भी करेंगे, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। और ये पूरा जो जलसा है या PDM की तहरीक है, वो दरअसल अवाम की फलाह की तहरीक है, अवाम का भी, उनकी सेहत का भी ख्याल है, और उसका पूरी हम जो है कि बंदोबस्त किया जाए। खुर्रम दस्तगीर साहब, पहलवानों के शहर में कल का जो सियासी उखाड़ा है वो इंतहाई अहम है, PDM के लिए भी बतौर एक तहरीक, और फिर गवर्नमेंट के लिए भी इस लिहाज से अहम है कि गवर्नमेंट का नैरेटिव इस वक्त तक ये है कि ये बस सिर्फ NRO के लिए आप लोगों को निकाल रहे हैं, आपके अपने मुकदमात हैं, आवाम से कोई आपका लेना देना नहीं है। लेकिन एक जो महंगाई की लहर है, ऑब्वियसली अगर तो लोग निकल आते हैं तो PDM को एक ऐसा मोमेंटम मिल जाएगा जो कि वो चाहते हैं। लेकिन अगर लोग ना निकले, उस तरह से पजीराई ना हुई, तो फिर PDM का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, PDM का मुस्तकबिल रोशन है। अगर पहले जलसे में किसी भी जो हुकूमत के फाशिस्ट हथकंडे थे उसकी वजह से या वो नहीं आते, और फिर अवाम के ऊपर भी है कि वो जो शिकायत करते हैं 80 रुपए किलो आटे की और 110 रुपए किलो चीनी की, और बिजली की कीमत में जो 80% इजाफा हुआ है, कश्मीर चोरी हो गया हमारी आंखों के सामने, हिंदुस्तान ने तसल्लुत कायम कर लिया, ये सारे इश्यूज देखिए। ये जद्दोजहद का मतलब ही ये है कि ये एक दिन का जलसा तो नहीं है, लेकिन कल से एक ऐसे प्रोसेस का आगाज है कि इंशाल्लाह जब तक हम 13 दिसंबर लाहौर के जलसे तक पहुंचेंगे, तो बिलाशुबा मुझे यकीन है कि एक बहुत बड़ा ठाठे मारता हुआ समंदर जो है वो अवाम का गम और गुस्से का और अपने आईनी हकूक की बाजियाबी के लिए मौजूद होगा। खुर्रम साहब, आखिरी सवाल आपसे कि डिपेंड करता है ये सारा सब कुछ कि अवाम किस तरह से आपका जो नैरेटिव है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, आगे गवर्नमेंट किस तरह से इस पूरी तहरीक को डील करती है। लेकिन अगर तो आपकी तरफ से मोमेंटम बढ़ता गया, गवर्नमेंट भी आप पर प्रेशर बढ़ाती गई, एक पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी मुल्क में पैदा होने का भी खतरा है। उसका इम्पैक्ट जाहिर बात है ऑलरेडी जो डिटोरिएटेड इकॉनमी है हमारी, उस पर भी होगा। तो ये कहाँ बात जाएगी?
जाएगी? क्या बैठकर कुछ बातें तय नहीं हो सकती कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, या जो भी आपके नैब के हवाले से कंसर्न वगैरह हैं उस पर क्या कोई बैठकर बात हो जाए बजाय सड़कों के? तो ये कुछ होता हुआ देख रहे हैं डाउन द लाइन जलसों वलसों के बाद, या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट चली जाएगी? नहीं आदिल साहब, देखिए, अगर हुकूमत आज ये ऐलान कर दे कि आटा 80 रुपए से हम उसको 40 पर ला रहे हैं, हम चीनी को 110 रुपए से 50 पर ला रहे हैं, तो फिर अवाम की शायद जलसे में दिलचस्पी ना हो। लेकिन ये हुकूमत जो है ये नाअहल और नालायक है इस मामले में। दूसरा, आप ये याद रखें, तमाम तसादुम और जो गड़बड़ का अंदेशा है वो है, तो रोकते हैं अपने बुग़्ज़ और कीने और कंडों से, तो तब तसदम होगा। वरना हम पुरअमन लोग हैं, कल एक सैलाब आएगा, दरिया बहेगा और एक मुनज़्ज़म तरीके से जलसा होगा और वो दरिया अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंच जाएगा। लेकिन अगर रोका गया, अगर मरियम बीबी को रोका गया, मौलाना को रोका गया, बिलावल साहब को रोका गया, हमारे काफिलों को रोका गया, वहां तसादम हुआ, कंटेनर हटाने पड़े, तो ये सारी जिम्मेदारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हुकूमत के हाथ में है। क्योंकि हमारा एजेंडा जो है वो पीटीआई बरक्स जो पार्लियामेंट के जंग गिराना नहीं है, पीपी पर हमला करना नहीं है, पुलिस पर तशद्दुद करना नहीं है, बजोरे ताकत अपने पुलिस से लोग छुड़ाना नहीं है। हमारा एजेंडा इस मुल्क में आइन की अमलदारी है कि वही हुकूमत होगी इस मुल्क में इंशाअल्लाह जिसको पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ गुजरावाला से मौजूद थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम निकाला, इस वक्त भी वो जलसा गाह में मौजूद हैं। हमने बात की समर अब्बास से भी, सिचुएशन जो है वो वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं वो तो चार्ज नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल इम्तिहान PDM का, ओपोजिशन की, मुत्तहिदा ओपोजिशन की जो तहरीक है वो कल इसलिए होगा कि अगर तो अवाम निकलते हैं तो फिर जाहिर बात है कि उनको साफ नजर आ जाएगा कि जी बिल्कुल अवाम हमारे साथ हैं। लेकिन अगर अवाम नहीं निकलते तो मुत्तहिदा ओपोजिशन जो है वो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा आगे जलसे करना भी, और ये नैरेटिव आगे लेके जाना कि अवाम जो है वो पिस चुके हैं। तो फैसला अब अवाम का होगा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सियासी तज्ज़िया लेंगे। सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मौन खसूसी जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने आपको सीधा हम ले गए उसी स्टेडियम जहां से कल जो है बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट जलसा होना है मुत्तहिदा ओपोजिशन का, PDM का, और वहीं से ओपोजिशन का जो भी मोमेंटम बनेगा वो टोन सेट होनी है ओपोजिशन की। तो बड़ा एक अहम जलसा है। खुर्रम दस्तगीर साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। इस वक्त सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि वड़ाई साहब, पहलवानों के शहर में कल सियासी उखाड़ा जो सजने जा रहा है उसमें क्या हो सकता है? अगर तो जो बज़ाहिर लग रहा है, आपसे हम सीखते रहते हैं, गुजरांवाला तो नून लीग का गढ़ है, 2018 में तकरीबन क्लीन स्वीप नून लीग ने वहां से किया था, जलसा तो हो जाएगा, लेकिन क्या वो मोमेंटम ओपोजिशन सेट कर पाएगी, वो टोन सेट कर पाएगी जिसकी इस वक्त ओपोजिशन को जरूरत है? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है इसमें तो किसी को कलाम नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं है कि जलसा नहीं होगा। जलसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। सवाल यह है इमोशन क्या है, क्या सिर्फ वर्कर निकलेंगे, क्या आवाम भी निकलेंगे, क्या मिडिल क्लास सिर्फ निकलेगी, सिर्फ वोटर निकलेगा, या आम आदमी जो महंगाई से तंग है वो भी कल शरीक होगा। ये सारे वो सवालात हैं जिनका हमें जवाब जुलूस जलसे से पहले ही शदरा से जब बेगम मरियम निकलेंगी, मरियम नवाज शरीफ, तो उसी वक्त मिल जाएगा। उसी वक्त मिल जाएगा कि उनके साथ कितना क्राउड लाहौर से निकलता है और कितना क्राउड जो है वो गुजरांवाला में है। और फिर ज़ाहिर है क्राउड से कोई ये तो नहीं होता कि हुकूमतें गिर जाती हैं। इमरान खान ने बहुत बड़ा जलसा किया और मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत उसके बाद तक कायम रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में आई, उन जैसा किसी ने बड़ा जलसा नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी जुनेजो हुकूमत कायम रही। लेकिन
ये होता है आदिल शाह ज़ेब साहब के हुकूमत हिल जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि जो तवाज़ुन है वो किधर है और लोग जो हैं वो किधर को जा रहे हैं। ठीक। सोहेल वड़ाई साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यही था। आपका फेवरेट मैंने इंटरव्यू में देखा था कि ऐसी तहरीकों से हुकूमतों जो हैं जलसों से हुकूमतें शायद गिरती नहीं हैं लेकिन हिल ज़रूर जाती हैं। तो कितना आप देख रहे हैं कि इस वक्त तक की एक्टिविटी से गवर्नमेंट क्या आपको अंडर प्रेशर नज़र आ रही है? थोड़ी बहुत ऑलरेडी हिल चुकी है और अगर मोमेंटम उसी तरफ जाता है जिस तरफ अपोजिशन ले जाना चाह रही है तो इमरान खान साहब मज़ीद अंडर प्रेशर आके क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरी राय में तो अभी जितना मोमेंटम होना चाहिए उससे बहुत कम है और उसकी वजह ज़ाहिर है इंतज़ामियत कंडे हैं जो इन्हें महदूद करना चाहते हैं, जो इन्हें चाहते हैं कि आखिरी वक्त खोल देंगे लेकिन उससे पहले ये रुकावटें डालना चाहते हैं ताकि लोग बाहर ना निकलें खुले दिल से। तो इस हद तक तो हुकूमत की हमें स्ट्रेटजी समझ आ रही है, क्योंकि मार्शल लॉ दौर में भी यही स्ट्रेटजी होती थी कि इजाज़त होती थी और नहीं होती थी और जगह जगह पिकेट्स लगी होती थी, जगह जगह रुकावटें लगी होती थी। आज भी लाहौर में जगह जगह पिकेट्स और रुकावटें नज़र आईं और गिरफ़्तारियां भी कुछ ना कुछ ज़रूर हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि कल जब मरियम निकलेंगी, अगर उन्हें निकलना दिया गया ज़ाहिर है, तो फिर उस वक़्त शहर के अंदर जब लाहौर में दाखिल होंगी तो उस वक़्त कितना क्राउड उनके साथ होगा और लोगों का क्या रिस्पांस होगा, ये लंबी चौड़ी कहानी जलसे जुलूस की उसी वक्त पता चल जाएगी कि जब वो जुलूस मार रोड से गुजरेगा और शदरा तक जाएगा तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि आवाम का मूड क्या है और अल्टीमेटली ये जो सियासी हालात हैं इनका पतवार किधर जा रहा है। ठीक है वड़ाई साहब, एक दूसरे एंगल से अगर इस गुजरावाला जलसे को देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर मरियम नवाज को निकलने नहीं दिया जाता, बिलावल को लाला मूसा से निकलने नहीं दिया जाता, मौलाना साहब भी नहीं पहुंच पाते, तो फिर जो आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? क्या जो क्राउड होगा, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कल कह रहे थे कि लीडरलेस क्राउड होगा, उनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, क्या हो सकता है अगर इस दूसरे सिनारियों पर भी थोड़ा सा तजिया कर लिया जाए कि अगर इनको निकलने नहीं देता तो फिर क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये दूसरा सिनेरियो होगा, क्योंकि हुकूमत के जमहूरी क्रेडेंशियल्स पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और जो आज जमहूरी आज़ादियाँ हैं उन पर बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा और फिर इमरान खान की अपनी जमहूरी स्ट्रगल जो धरने में उन्हें आज़ादी रही उस पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। सिर्फ ये करेंगे ये कि आखिरी वक्त तक डराएंगे, दबाएंगे, रुकावटें डालेंगे और फिर आखिरी वक्त उठा देंगे लेकिन सवाल यही है कि ये नहीं हो सकता कि अगर फ़र्ज़ करें ये रोक लें, जो कि मेरा नहीं ख्याल रोकेंगे, कि अगर ये रोक लें लीडरशिप को तो हर जगह जलसागाह नहीं होगी, लड़ाइयाँ होगी, पथराव होगा और डर है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए जानी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए, ना हुकूमत को ना इंतज़ामिया को। ये नहीं होता, आपको जब किसी को निकलने नहीं दिया जाता था वो रेजिस्ट करता है और रेजिस्टेंस जो है आपको पता है उसमें लाठी चार्ज भी होता है, उस पर पथराव भी हो सकता है, आंसू गैस भी हो सकती है और बाज़ औक़ात इस तरह की लड़ाई में बात इससे भी आगे चली जाती है। अच्छा वड़ाई साहब, अगर दरमियानी रास्ते की बात की जाए, क्या आप उसकी कोई पॉसिबिलिटी होती देख रहे हैं? कुछ इतलात ऐसे भी हैं जो कि मुसद्दिका नहीं है कि शायद शहबाज शरीफ साहब से जेल में राब्तों की भी कोशिश की गई है या राब्ते हुए हैं, या आप समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो है मरियम नवाज, उनका वो नैरेटिव वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुके हैं और दरमियानी रास्ता कुछ नहीं हो सकता, कुछ मुज़ाकरात वगैरह या कुछ रिलीफ दे दिया जाए, वो कहानी अब नहीं रही? क्या समझते हैं आप? नहीं आदिल साहब, दरमियानी रास्ता तो हमेशा होता है। मैं समझता हूँ कि दरमियानी रास्ता अब भी मौजूद है और सवाल ये है कि गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है और फिर अपोजिशन भी तैयार नहीं है। गवर्नमेंट को ने कुछ देना होता है और अपोजिशन ने कुछ लेना होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट का रवैया ये हो कि ये डाकू हैं तो फिर जाहिर है अपोजिशन भी आगे से जवाब तो देगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं, मेरा ये भी नहीं ख्याल कि बिल्कुल डेडलॉक हो चुका है। मेरा ख्याल है कि इसी दबाव में ही हुकूमतें जो हैं
वो डायलॉग पे तैयार होती हैं और इसी डेडलॉक के अंदर ही एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी सोचती है कि कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जब तक दबाव नहीं होता सारे फरीक रिलैक्स बैठे रहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की बड़ा साहब आपने बात की, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान की माजी की इस तरह की तहरीकों को देखा जाए तो ज़्यादातर वही तहरीकें कामयाब हुई हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की भी रज़ा शामिल होती है। हमारी तारीख़ ये रही है। लेकिन अब तो मतलब आर्मी चीफ हों या बाकी इदारे हों, ज़्यादातर तो सोच यही है कि वो हुकूमत को हर हालत में सपोर्ट करेंगे जिस तरह आइन में दर्ज है। तो ऐसे में अपोजिशन की तहरीक जो है वो क्या कामयाब होती आपको नजर आ रही है? मेरा ख्याल है कि ये जो मरला है इसमें तो हमें उस तरह एजेंसियां या एस्टेब्लिशमेंट नज़र नहीं आ रही। कम से कम ये जो जलसे जुलूसों का पहला राउंड है इसमें तो मुझे लगता है कि वो न्यूट्रल हैं, वो देख रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभी हतमी शायद वो फैसला नहीं कर सके, वो चाहते हैं कि दोनों फरीक आमने सामने आएँ और वो अंदाज़ा कर सकें कि किस फरीक में कितना वज़न है। ठीक। और वड़ा साहब, अगर ओपोजिशन की बाकी रहनुमाओं की भी अगर बात करें तो एक दिन बाद फिर 18 को कराची में जलसा है। गुजरावाला जलसे की पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस कुछ और होंगी, वो ज़्यादातर नून लीग फोकस्ड होंगी, पंजाब है। लेकिन फिर कराची तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी उसको होस्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी पर बड़े सवालिया निशान उठे, ख्वाजा आसिफ साहब भी बोले, इस्तीफ़ों के हवाले से भी। उस जलसे का इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी उसमें खुलकर बिल्कुल सामने आ जाएगी या फिर भी दरमियान में रहते हुए जो है वो जलसे का इनेकाद होगा? और तकरीरें तो होंगी, लेकिन आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी, जाहिर है मेरा ये ख्याल है कि ये जो इत्तेहाद है इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी बड़ी जो मांगी जा रही है वो पीपल्स पार्टी से मांगी जा रही है। बाकी तो सिर्फ जलसे जुलूस कर रहे हैं। अभी इस्तीफ़ों का मरला आया नहीं है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उसको सबसे बड़ी कुर्बानी सिंध हुकूमत की देनी पड़ेगी। और फिर पता नहीं कब इलेक्शन होगा, कब हुकूमत आएगी नहीं आएगी। तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी है जो पीपल्स पार्टी से मांगी जा रही है। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी फ़िलहाल इस पर रजामंद भी है, लेकिन ज़ाहिर है ये कुर्बानी उसी वक्त दी जाएगी जब वो समझेंगे कि उनकी कुर्बानी देने से कोई तब्दीली आ जाएगी या उनके कुर्बानी देने के बाद इलेक्शन जो है वो करीब आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि दे डोंट want to waste their resignations। ना उनकी ये स्ट्रेटजी होगी ना होनी चाहिए। सुहेल वड़ाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ओपोजिशन पर भी बात करेंगे और क्या गवर्नमेंट जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं कि गवर्नमेंट इस वक्त अंडर प्रेशर है ओपोजिशन की मूवमेंट की वजह से, जलसे जुलूसों की वजह से, क्या वाकई ऐसा है? उसके अलावा PIA के रूज़वेल्ट होटल पर भी बात करेंगे। जुल्फ़ी बुखारी साहब से ये बातें जोड़ी जा रही हैं कि शायद उन्होंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस होटल में इंटरेस्टेड हैं, उसे ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन इस होटल के साथ हो रहा क्या है, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि नैब ने भी इसका नोटिस ले लिया कि होटल को कैसे बंद किया गया, क्यों बंद किया गया, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे जुल्फ़ी बुखारी से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने सुहेल वड़ाई साहब से तज्जिया लिया कि ओपोजिशन की जो मूवमेंट है, कल गुजरावाला में जलसा होने जा रहा है, अवाम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने कहा कि अवाम तो ऑलरेडी निकल चुकी है। और शिबली फराज साहब ने एक चैलेंज दिया था नून लीग को कि अगर ये स्टेडियम लोगों से भर जाए तो वो रिज़ाइन दे देंगे। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि हमें इनका रिज़ाइन नहीं चाहिए, हमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रिज़ाइन चाहिए। तो ये इन तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और इंतहाई करीबी साथी समझे जाने वाले सैयद जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उनसे पहला सवाल तो यही करेंगे कि तकरीबन 10-11 दिनों तक वो पाकिस्तान में नहीं थे और बताया ये जा रहा था बार बार मीडिया पे कुछ एंकर्स की जानिब से कि वो फ़रार होकर चले गए हैं। तो पहले उनसे पूछेंगे कि ये फ़रार होने वाला टाइम इन्होंने कहाँ गुजारा, और अगर फ़रार ही उन्होंने होना था तो फिर वो वापस क्यों आए? जी जुल्फ़ी भाई, वापस किस लिए आए आप तो फ़रार हो गए थे। जी, अफसोसनाक बात है आदिल भाई कि ओवरसीज़ SAPM अगर
ओवरसीज़ जाए तो वो फरार हो जाता है, तो ओवरसीज़ मिनिस्टर अगर बाहर ही ना जाए तो ओवरसीज़ ना जाए तो कहाँ जाए? नहीं, मैं तो आपको पता है लंदन गया हुआ था जी, एक फैमिली कमिटमेंट थी, मेरा छोटा बेटा हुआ था, तो इसलिए चले आपको लेकिन मुबारक हो। आपको ये बात है कि जो मीडिया वाले इतना फैला रहे थे जी, तो ये कई चंद एंकरों ने, चंद ही 2-3 ही, जिन्हें ये बात फैलाई थी कि जी अब ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फरार हो गया है। पूछना तो ये चाहिए कि आप जैसे और दूसरे जो अच्छे एंकर्स हैं उनको पूछना चाहिए कि जी आप हमारे पेशे को क्यों बदनाम कर रहे हैं, कि मतलब है कि इतने खुलम खुला झूठ बोल के सिर्फ थोड़ी सी TPR रेटिंग्स लेने के लिए। ठीक। अच्छा जुल्फी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त देखें ओपोजिशन की जो मूवमेंट है वो ज़ोर और शोर से जारी है। कल उनका पहला जलसा है और पाकिस्तान की सियासी तारीख अगर देखें तो जब भी इस तरह की मूवमेंट ओपोजिशन शुरू करती है, जिसकी भी हुकूमत हो, उनके खिलाफ हुकूमत प्रेशर में ज़रूर आती है। और सुहेल वड़ाइच साहब का ये सेंटेंस कोड जो है वो कहते हैं कि इससे ओपोजिशन हुकूमत गिरा तो शायद ना पाए लेकिन हुकूमत हिल जाती है। तो उससे रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि हुकूमत अंडर प्रेशर है, इमरान खान साहब अंडर प्रेशर है, काबीना अंडर प्रेशर है, क्योंकि लोग अगर सड़कों पर निकल आए तो जाहिर बात है प्रेशर आपको लेना भी चाहिए। आदिल भाई, प्रेशर तब आता है कि एक जेन्युइन ऑर्गेनिक मूवमेंट हो। एक जलसा करते हुए वो मूवमेंट नहीं है। अगर आप पूरे मुल्क से अगर PMLN के सपोर्टर्स लेके आके एक ही हल्के में जमा कर दें तो वो कोई मूवमेंट उसको नहीं कहलाते। मूवमेंट वो कहते हैं कि मुल्क के अलग अलग इलाकों से लोग निकल रहे हैं और एक ही मूवमेंट की तरफ आ रहे हो। वो आप PML का वो नहीं कर सकते। वो जब हुकूमत में थे तो फिर भी नहीं कर सकते थे, तो अभी तो दूर की बात है। मुझे याद है वो वीडियो क्लिप के मरियम सफदर साहिबा आ रही थी गाड़ी में और लोग ऊपर से, कोई औरतें ऊपर से पुल से फूल फेंक रहे थे और हाथ ऐसे हिला रहे थे। तो जब बाद में उनका इंटरव्यू लिया गया तो कह रहे थे कि जी हमें 1000 रुपये दिन का दिया जा रहा था करने के लिए, पर हैंड जिसको कहते हैं। तो अगर हालात ये हैं कि ठीक है इनके पास पैसे हैं, लूटे हुए पैसे हैं, इनने पैसे बनाए हैं जो भी, और वो खर्च करेंगे अपने जलसे पे, अच्छा भी कर लेंगे जलसा, लेकिन वो मूवमेंट नहीं होती। जलसा एक करना और मूवमेंट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप उससे मुकाबला कर रहे हैं जिसके 20 साल प्लस से ज़्यादा स्ट्रगल है एक पूरी मूवमेंट की, एक 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ के एक तीसरी पार्टी लेके आने की। उसको मूवमेंट कहते हैं, वो मूवमेंट होती है। पहले उसके डेफिनेशन तो ये लोग ज़रा सीख। ठीक। अच्छा जुल्फी, ये इस पर आखिरी सवाल आपसे तफसीली गुफ्तगू रोज़वेल्ट होटल पे करनी है, क्योंकि उसमें आपका काफ़ी नाम आ रहा है, उस पर कुछ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, और फिर ये कि गवर्नमेंट का उस पर क्या प्लान है। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि देखें पिछले एक हफ्ते में हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर डी चौक में आए, महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अगर ओपोजिशन को साइड पर भी कर दिया जाए तो अवाम की तरफ से भी प्रेशर है। क्या वज़ीर आज़म साहब को इस बात का एहसास है कि ग्राउंड पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो अवाम हैं, वो स्क्वीज़ हो चुके हैं, माशी सूरत हाल उनकी इतनी ख़राब हो चुकी है और उनको अब एज सून एज पॉसिबल कुछ ना कुछ किसी हद तक रिलीफ देना होगा अवाम को? देखिए, इन्फ्लेशन, महंगाई एक रियलिटी है, वो हुई है और उसके कई वजूहात हैं, एक नहीं। लेकिन ये कहना कि वज़ीर आज़म को इसका एहसास नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। वज़ीर आज़म साहब हर रोज़ इस पे मीटिंग्स ले रहे हैं और इसका इंशाल्लाह सलूशन भी निकाला है, जो बहुत जल्द वो ख़ुद भी अनाउंस करेंगे कि महंगाई को कैसे टैकल करना है। इसमें कार्टेल्स भी हैं, इसमें कई चीज़ें हैं जो महंगाई को ऊपर लेके जाती हैं। इसमें डॉलर एक्सचेंज रेट भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी मसले हैं। इसमें मतलब एक कंपोनेंट नहीं है कि हम उसके ऊपर फोकस करें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं आदिल भाई कि बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद ही अनाउंस करेंगे कि महंगाई को कैसे टैकल करना है, क्योंकि वाकई ये लोगों को बहुत तकलीफ़ में है इस चीज़ से। लेकिन इंशाल्लाह इस तकलीफ़ का उसकी दुआई भी
वज़ीर आज़म के पास। ठीक। अच्छा, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इल्ज़ामात ये हैं कि पहले PIA का बेड़ा बिठवाया गया, असम्बली में तकरीर करके पाबंदियाँ लग गई और उसके बाद जो है PIA का सबसे महंगा जो होटल है न्यूयॉर्क में, रूजवेल्ट होटल, उसको भी अब बंद कर दिया गया है। और इस इल्ज़ाम के अंदर भी संगीन इल्ज़ाम ये है कि जुल्फ़ी बुखारी साजिशें कर रहा है और अनिल मुसर्रत भी कर रहा है, और इन दोनों को ये होटल जो है वो किसी न किसी सूरत ये ख़रीदने जा रहे हैं। तो कितने में ख़रीदेंगे आप ये होटल? हमें तो ऑन एयर ही बता दें, ज़्यादा बेहतर होगा। काश कभी रोज़वेल्ट बिका भी, लेकिन इंशाल्लाह कभी नहीं बिकेगा। अनिल मुसर्रत साहब को तो फजूल में ही बीच में ले आए हैं। चले, मैं तो हुकूमत में हूँ, गवर्नमेंट में हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ, तो एक निशाना बनाया होता है। उस बेचारे को कहाँ से ले आए हैं बीच में? देखें आदिल भाई, इसमें मुझे आपको थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए होगा। रोज़वेल्ट होटल, ये मेरे सामने आपके स्क्रीन के ऊपर फिगर्स हैं रोज़वेल्ट होटल के प्रॉफिट के। जी ठीक है जी। रोज़वेल्ट होटल 2015 में 4 मिलियन का प्रॉफिट इसने बनाया था। ठीक। 2010 में ये 8 मिलियन का बनाता था। 2015 से 4 मिलियन 4.6 मिलियन डॉलर्स बना रहा था, जो बाय द वे एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं है। मतलब एक काफ़ी बुरा प्रॉफिट है, और इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि हर साल आपका मुनाफा कम होता जा रहा है। तो ये दिखाता है कि हर साल आपका कम होता जा रहा है। अब 2015 से लेके 2019 पे जाके 2015 से लेके कम होता जा रहा है। 2019 पे जाके कुछ 1.5 मिलियन डॉलर्स का नुकसान उसने किया है कोरोना से पहले। ठीक है जी। ये उसके एक्चुअल फिगर्स हैं। तो जो लोगों के पास ये 2 बंदों की फॉलोइंग के यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इनको बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रोज़वेल्ट होटल के ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन अलग है ओनरशिप से, मालकियत और है, ऑपरेशन के इस होटल को और नहीं चलाना, क्योंकि ये नुकसान में जा रहा है। तो ये नुकसान क्या ये 1-2 एंकर देंगे या ये 1-2 यूट्यूबर्स देंगे? अगर वो पैसे अपने एस्क्रो में रखें कि उस नुकसान के पैसे देना चाह रहे हैं, तो हम चला लेते हैं रोज़वेल्ट गवर्नमेंट। लेकिन अगर नहीं चला रहे तो फिर ये पैसे हुकूमत से जाएंगे, मतलब है कि हुकूमत के मुल्क के खजाने से जाएंगे। ठीक। तो इसलिए PIA ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, BOI ने, सब प्राइवेटाइजेशन, सब ने सोचा कि इसके ऑपरेशंस अभी के लिए बंद करें। जहां तक बात है मेरी या कोई बेचने की, ये प्लीज एक बहुत क्रूशल पॉइंट है। रोज़वेल्ट होटल पे एक लोन लिया गया था, जिसने रोज़वेल्ट होटल को अंदर से थोड़ा बहुत रेनोवेट किया था। JP मॉर्गन वाले लोन की आप बात करें। ठीक। अभी उस कर्जा रह गया था, JP मॉर्गन का कुछ 102 या 103 मिलियन का लोन है। वो लोन हुकूमत पाकिस्तान वजीर आजम के ऑर्डर्स के मुताबिक वापस दिया गया है। ठीक। कंट्रोवर्सी तो तब आती है कि जब आप लोन किसी एहसासे पे लेते हैं। अगर जुल्फी बुखारी ने या PIA ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोन लिया हो किसी नेशनल एसेट के ऊपर, किसी एहसासे पे, और वो लोन लेके जेब में डाला हो, वो और बात है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह लोन वापस किया है कि अभी जो रोज़वेल्ट है, अगर 90% पाकिस्तान का था, अब 100% पाकिस्तान का हो गया है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब 100% हो गया, क्योंकि उसके लोन इस पे नहीं है। अभी हमने कर्जा निकाल दिया है। और वजूहत ये थी कि जब कर्जा आप निकालते हैं, तो अगर होटल जा रहा है नुकसान में, कर्जे की किस्तें आ रही हैं इस तरफ, कर्जे की किस्तें आप दे नहीं सकते, तो जिसके पास आप उस होटल के ऊपर कर्जा है, वो आपके ऊपर फिर भारी बन जाएगा, वो आपसे फिर होटल खींचने की कोशिश करेगा। तो हमने रोज़वेल्ट को पाकिस्तान का असासा हमेशा के लिए बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने उसका कर्जा वापस दे दिया कि कोई हमके ऊपर ब्लैकमेलिंग प्रेशर या कोई किस्तों का प्रेशर नहीं डाल सकता। तो जो ये लोग, मैं आपके शो पे आदिल भाई कह रहा हूँ, जो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान बेच रही है, कुछ और कर रही है, नहीं। हम पहली हुकूमत है जिसने जो रोज़वेल्ट होटल का
कर्जा वापस दिया है और रोजवेल्ट होटल को पाकिस्तान का 100% का यहाँ पे जुल्फी भाई ये बताइएगा, अब जो थर्ड पार्टी की, ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अब व्हाट्स नेक्स्ट, आगे का प्लान अब क्या है? क्या किसी थर्ड पार्टी को इसकी मैनेजमेंट देके इसको एज ए होटल ही चलाया जाएगा या कुछ और प्लान हो रहा है रोजवेल्ट होटल के लिए? देखिए, पहली चीज तो ये कि जिनके पास डेट था, पहले जेपी मॉर्गन था, फिर एक और फंड ने वो डेट ले लिया, ठीक, वो फंड बैक्ड बाय डेल ग्रुप, जो डेल कंप्यूटर्स हैं आपके, ये वो जी, ठीक है, उनके पास भी इसकी एयर राइट्स हैं। तो जहां बिल्डिंग रुकती है, जो उसका सबसे ऊपर फ्लोर है, छत है, उसके ऊपर जो भी हवाएं, एयर स्पेस है, वो बेसिकली उनका है। तो इनके पास इनके ऊपर आपका 100 मिलियन से ज्यादा लोन भी था और ऊपर से एयर स्पेस भी थी। तो वो आपको स्क्वीज करते बेसिकली। हमने उस चीज से स्क्वॉश होने से या स्क्वीज होने से हमने बोला था कि हम इसका लोन दे देते हैं। अब आगे जाते हुए, क्योंकि ये कोरोना का वक्त है तो बिजनेस तो वहाँ है नहीं, कुछ 50 से ज्यादा होटल्स वहाँ बंद हो चुके हैं। कोविड से पहले भी जैसे मैंने आपको दिखाया कि 2019 में ये नुकसान में जा रहा था। ठीक, न्यूयॉर्क में एक ट्रेंड आ गया था कि होटल्स चले जाएं, डाउनटाउन होटल्स चले जाएं, मैनहट्टन में इतने नहीं थे, वो वैसे ही इतने अच्छे नहीं चल रहे थे। अब जो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री टेंडर करके हायर करेगी, उसका काम है बताना कि इसको इस होटल के ऊपर 5 स्टोरी बना के ये मुनाफे में जाएगा, 10 स्टोरी बना के ये मुनाफे में जाएगा, या इसको गिरा के 100 स्टोरी का एक मिक्स्ड यूज़ की स्काईस्केपर बनाए, जो बाकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कि उसमें फ्लैट्स भी हो, ऑफिस भी हो, होटल भी हो, शॉपिंग भी हो, जो भी इसके फ़ायदे में होगा वो फाइनेंशियल एडवाइज़र बताएगा। अब मैं बैठ के या नून लीग का या जुबैर साहब बैठ के या कोई और आरिफ भट्टी साहब बैठ के तो नहीं बताएंगे ना कि ये कि क्या हो सकता है। वो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो उसका काम है वो हमें रेकमेंडेशंस देगा, वो रेकमेंडेशंस सबके सामने आएंगी कि क्या करना है इसके साथ। और बेचने की रेकमेंडेशन या बेचने का ऑप्शन इसमें कभी भी कतई नहीं था। ठीक, मतलब ना कभी था और ना तो आप ये बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि बेचने का ऑप्शन कभी कार्ड्स पे था ही नहीं और ना अभी है। इसमें जुल्फी साहब अब ये बताइएगा, एक ये खबर भी आई थी, वो गैर मुसद्दक़ा थी लेकिन आपसे ही जुड़ी एक खबर आई थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो दामाद है वो इसे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप उसमें कुछ किरदार अदा कर रहे हैं, वहां से ये पूरी अफवाह उठी थी। तो उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें, क्या उन्होंने आपसे बात की थी कि हम इंटरेस्टेड हैं इसको खरीदने में? मैंने पहले भी बोला कि डोनाल्ड ट्रंप का ख़रीदने का मुझे नहीं पता कि कहाँ से ये बात आई है। किसी PIA मेंबर ने बोला था कि 10 साल पहले शायद वो इंटरेस्टेड थे। वो आप उनको बुलाएं, उनको पूछें कि 10-20 साल पहले जब वो इंटरेस्टेड थे, मुझे नहीं पता, ना हम हुकूमत में थे, ना मैं यहाँ था, ना मेरी जैरेड कुशनर या किसी से कभी रोजवेल्ट की कोई बात, क्या कभी नाम ही नहीं निकला। दूसरी चीज़ ये कि जब बेचना नहीं है तो चाहे जैरेड कुशनर या प्रेसिडेंट ट्रंप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि YouTube पे फॉलोअर्स होते हैं इनके 1-2, नाम प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐसे लेते हैं जैसे चाचे का बेटा है। तो मुझे ये कोई मतलब कि आप कैसे कर सकते हैं ये? मतलब मैं सरप्राइज हूँ कि अभी तक वहां से एक डेफेमेशन केस नहीं आया कि हमारा नाम कहाँ, हमें नहीं लेना। ठीक, अच्छा जुल्फी साहब, तो इसमें मतलब ये तो अब क्लैरिटी आपने दे दिया कि नहीं बेचा जाएगा, तो इस पर क्या आप 100% है कि ये जो आगे का प्रोसेस होना है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा और जो पाकिस्तान के हक में होगा वही फैसला होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान को कि रोजवेल्ट होटल 100% आपका हो गया है। इस पर कोई कर्जा नहीं है, इस पे कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कोई प्रेशर नहीं डाल सकता कर्जे की किस्तों के ऊपर। तो अब ये आपका है, अब आपके पास टाइम है। देखें, अब पूरी दुनिया कोरोना से हिट हुई हुई है। अब आपको पता है कि न्यूयॉर्क में ट्रेड यूनियंस का एक बहुत बड़ा रोल है, उनके साथ भी हमें नेगोशिएट करना होगा कि उनको भी हम हटाएं, कि वो भी एक प्रेशर ग्रुप है। उसके लिए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के, जिसको मैं दाद देता हूँ हफीज शेख साहब को और उनके सेक्रेटरी को नवीद साहब को, कि उन्हें दिन रात मेहनत की है, नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी साहब को भी, कि ये एक आसान काम नहीं था कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो वैसे ही एक इकोनॉमी जब सफ़र कर रही हो, 100 मिलियन
$140 मिलियन बेसिकली इनने 140 मिलियन डॉलर्स रफली इनने एलोकेट किए हैं सिर्फ रोजवेल्ट को बचाने के लिए। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हम बेच रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि हमने 140 मिलियन डॉलर्स ट्रेड यूनियंस का पे ऑफ हर चीज मिला के इंटरेस्ट ये वो मिला के रोजवेल्ट को बचाने के लिए पीएम के ऑर्डर्स के ऊपर हमने बचाया है रोजवेल्ट। ये कह रहे हैं कि आप बेच रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आदिल भाई, देखें मुनाफिकत की हद होती है। कर्जा आपने चढ़ाया, हमने उसको आज़ाद किया, हमने उसको बचाया। इस कोरोना के वक्त पे जब कितने ज़्यादा होटल्स, डब्ल्यू होटल, मैरियट्स, हिल्टन्स बंद हो रहे हैं न्यूयॉर्क में, हमने उसको बचाया कि ठीक है ऑपरेशंस बंद करें, चलते रहेंगे, अवाम पैसा देगी। आप अवाम से सर्वे कर लें कि आप क्या रोजवेल्ट में बैठे हुए स्टाफ को यहाँ से पाकिस्तान से पैसे देना चाह रहे हैं? उनकी सैलरीज, उनकी सारी जो सैलरी है यहाँ से जानी चाहिए या रोजवेल्ट से बननी चाहिए? जब रोजवेल्ट पैसे ही नहीं बना रहा, 1.5 मिलियन डॉलर्स के लॉस में है कोरोना से पहले, तो कोरोना के बाद में जो लॉस आएगा वो तो बहुत दूर की बात है। तो क्या पाकिस्तान की अवाम वो पैसा दे, या हम बोलें कि नहीं दरवाजे अभी के लिए बंद कर दो, ठीक, अभी इसको बिल्डिंग को रहने दो, उस पर कोई कर्जा नहीं है, तो हमारे पे कोई नुकसान नहीं आ रहा। तो मुनाफिकत की भी और अपनी करप्शन छुपाने के लिए भी, डाइवर्जन करने के लिए, चीज़ों को मिसडायरेक्ट करने के लिए की कोई हद होती है। तो इसलिए मैं आपको ये क्लैरिटी देना चाह रहा था। ये मेरा सूबा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं कि रोजवेल्ट पे क्या एग्जैक्टली हो रहा है। और नेशनल स्टेट बैंक आरिफ उस्मानी साहब का, फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, खासतौर पे पीएम साहब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने रोजवेल्ट को बचा लिया है। ठीक, और वो बिकेगा नहीं। जुल्फी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर कौमी सलामती की जानिब से पाकिस्तान में इंडिया की दहशतगर्दी के शवाहिद सामने लाने के 2 दिन बाद ही शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में एक ही दिन दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेज पर 2 हमलों में 12 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार जो हैं वो उन्होंने जामे शहादत नोश किया। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इन ताज़ा हमलों के ताने बाने भी इंडिया से मिलते हैं और हुकूमत की इस पर हिकमत अमली क्या होगी। पहला वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले जनूबी वज़ीरिस्तान में पेश आया, जहाँ ISPR के मुताबिक रजमक के इलाके में ID यानी बारूदी मवाद के जरिए हमला किया गया, जिसमें 24 साल कैप्टन उमर फारूक समेत 5 सिपाही भी शहीद हुए। अहम बात यह है कि हालिया दिनों में कबायली इस्लाम में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में तशवीशनाक इजाफा देखने में आया है और ज़्यादातर हमलों में IED इस्तेमाल की गई। 12 सितंबर को शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीरान शाह में रिमोट कंट्रोल धमाका हुआ, जिसमें एक सिपाही शहीद हुआ। 4 सितंबर को भी शुमाली वज़ीरिस्तान में ही फौजी काफिले के करीब IED धमाके में एक ऑफिसर समेत 3 एहलकार शहीद हो गए थे, जिनमें 23 साल लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन भी शामिल थे। आज का दूसरा हमला बलूचिस्तान में हुआ, जहां OGDCL ऑयल कंपनी के मुलाजमीन के काफिले को निशाना बनाया गया और 7 मुलाजमीन समेत उनकी हिफाजत पर मामूर 6 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शहीद हो गए। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मुहीद यूसुफ ने इंडियन सहाफ़ी को इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि ना सिर्फ APS हमला बल्कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले करने वाले दहशतगर्दों को भी इंडिया की जानिब से माली मुआवनत हासिल थी, उनसे रवाबित भी थे। जिसके बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इन दोनों हमलों के पीछे भी इंडिया का ही हाथ मुलव्विस हो सकता है, और ऐसे हमलों की रोकथाम के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करना होगा। क्या पाकिस्तान को आलमी सतह पर इंडिया के खिलाफ शवाहिद के साथ ये मामला उठाना चाहिए। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।